हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इन्वायरमेंटल लॉ का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा वन अधिनियम से रिलेटेड। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है, वर्णन कीजिए। और इस तरह से ही पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिए हथियार के रूप में उपयोग करने का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन भारतीय वन अधिनियम से रिलेटेड कि अगर कोई वन अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। प्रस्तावना, परिचय, इंट्रोडक्शन। पर्यावरण और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण में जीना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक यानी कि विश्व की चुनौती बन गया है। भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक्ट बनाया हुआ है 1986 जैसे विशेष कानून तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा भारतीय वन अधिनियम 1927 और दंड प्रक्रिया की संहिता CRPC की धारा 133 जो कि अभी वर्तमान में है BNS, जो CRPC चेंज हो चुका है BNS में। BNS की धारा 152 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां वन अधिनियम जंगलों की रक्षा करता है, वहीं धारा 133 यानी कि 152 प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का एक शक्तिशाली हथियार है। आप ये दोनों धाराएं याद रखना, 133 और 152। जब आप CRPC की धारा 133 लिखो तो आपको BNS की धारा 152 भी लिखनी है। ठीक है, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको BNS की धाराएं भी पता है। ठीक है, फिर है वन अधिनियम 1927 उल्लंघन और अधिकतम सजा। यह अधिनियम ब्रिटिश काल में बनाया गया था, बहुत ही पुराना एक्ट है ये, 1927 का एक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों की रक्षा करना और वन उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम के तहत अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पहला आरक्षित वन में उल्लंघन, धारा 26 जो 1927 का एक्ट है भारतीय वन अधिनियम, इसकी धारा 26। आरक्षित वन वे होते हैं जहां सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि उन वनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल रहता है। धारा 26 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वन में आग लगाता है या आग जलती छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट, काटता है, छाल उतारता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट, वन की भूमि पर खेती करता है या अतिक्रमण करता है। चौथा पॉइंट, वन उपज की चोरी करता है या शिकार करता है। तो उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी, ये यहाँ बताया हुआ है। सजा का प्रावधान, ऐसे मामलों में 6 महीने तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कई राज्यों ने संशोधनों के माध्यम से इस सजा को बढ़ाकर 2 साल तक की और जेल और 5,000 से अधिक जुर्माना कर दिया है। ठीक है, धारा 26 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति क्या क्या करता है जिसके आधार पर उसको सजा होगी। ठीक है, तो सजा कितनी है, 6 महीने की और 500 रुपए का जुर्माना। और कुछ राज्यों ने इसमें संशोधन करके 2 साल तक की सजा की है, 5,000 का जुर्माना किया है। ये जो राशि है ना, ये 27 की है, यानी कि 1927 की। वर्तमान में ये राशि बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1927 में जब 500 रुपए का जुर्माना था तो वर्तमान में कितने का होगा। वो 1927 के 500 रुपए वर्तमान में कितने होंगे, 50,000 हो सकते हैं, है ना। फिर है इसके बाद संरक्षित वनों में उल्लंघन, धारा 33। संरक्षित वनों में कुछ गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। वर्जित पेड़ों को काटना, जिन पेड़ों को काटने के लिए मना है आपने उन्हीं को काट दिया। अवैध रूप से पशु चुराना, जो वन में पशु, सजा का प्रावधान, उल्लंघन करने पर 6 महीने तक का कारावास, 500 रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यही थे उसमें आरक्षित वनों में और यही है संरक्षित वनों में पनिशमेंट। और कुछ राज्यों ने आरक्षित वनों में 2 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना कर रखा है। ठीक है,
फिर है इसके बाद तीसरा पॉइंट, वन उपज की जब्ती। 52, सेक्शन 52, यदि मजिस्ट्रेट को विश्वास हो कि वन अपराध हुआ है तो वह न केवल अपराधी को सजा दे सकता है बल्कि अपराध में इस्तेमाल किए गए औजारों, नावों, गाड़ियों, पशुओं को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, यह सजा का एक अत्यंत कठोर रूप है क्योंकि इसमें अपराधी की आर्थिक कमर टूट जाती है। ठीक है, उसके जो औजार होते हैं, जो उसके वाहन होते हैं, उनको भी जब्त कर लिया जाता है और उसे सजा भी दी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शन 133 पर, दंड प्रक्रिया संहिता पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध हथियार। जो यह भी सेक्शन है, ये है अभी वर्तमान में 152 BNSS के अनुसार। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 133, जो अब नई संहिता BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 152 है, पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने के लिए एक ब्रह्मास्त्र मानी जाती है। यह धारा सार्वजनिक उपद्रव यानी कि पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को असाधारण शक्तियां देती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट तब तक कार्यवाही कर सकता है जब उसे सूचना मिले कि किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई बांधा या गंदगी है। दूसरा पॉइंट, कोई व्यापार या व्यवसाय सार्वजनिक स्थान के लिए हानिकारक है, जैसे वायु या जल प्रदूषण के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किसी स्थान पर जहरीली गैस या धुआं निकल रहा है। और चौथा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण से लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। अगर ये चीजें होती हैं तो जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर है, वो कार्यवाही कर सकता है। फिर यह हथियार के रूप में कैसे काम करती है, जो ये धारा है हथियार के रूप में कैसे काम करती है। धारा 152 भी आप ब्रैकेट में लिख लेना। धारा 133 को हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शीघ्र राहत। अन्य कानूनों में मुकदमा वर्षों तक चलता है, लेकिन धारा 133 में मजिस्ट्रेट तुरंत सशर्त आदेश जारी कर सकता है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक शिकायत, कोई भी नागरिक या स्वयं मजिस्ट्रेट अपनी जानकारी के आधार पर इसे शुरू कर सकता है। अनिवार्य निर्देश, मजिस्ट्रेट प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद करने, गंदगी साफ करने या हानिकारक सामग्री को नष्ट करने का आदेश दे सकता है। ये पावर है मजिस्ट्रेट के पास। कौन सी धारा के तहत? धारा 133, जो वर्तमान में BNS की धारा 152 है। ठीक है, फिर इसके बाद धारा 133 का पर्यावरण प्रदूषण में उपयोग। जल प्रदूषण के खिलाफ, यदि कोई चमड़ा फैक्ट्री या रासायनिक इकाई अपना गंदा पानी सीधे नदी या नाले में बहा रही है तो धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट उसे तुरंत रोकने का आदेश दे सकता है। वायु प्रदूषण के खिलाफ, बस्तियों के बीच स्थित ऐसी फैक्ट्रियां जो बिना फिल्टर के जहरीला धुआं छोड़ती हैं, उन्हें इस धारा के माध्यम से शहर से बाहर स्थानांतरित करने या बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ, अस्पतालों या शैक्षणिक संस्थाओं के पास तेज शोर करने वाली मशीनों या लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट इस धारा का उपयोग कर सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे है एक केस, रतलाम नगर पालिका बनाम वर्दी चंद, जो है 1980 का मामला, 1980। इस मामले में मुख्य तथ्य यह था कि रतलाम नगर पालिका के एक वार्ड के निवासियों ने खुली नालियों, गंदगी और शराब फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे के कारण होने वाले सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक न्यूसेंस के खिलाफ धारा 133 CRPC के तहत शिकायत की थी, जिस पर मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका को सफाई के आदेश दिए थे। नगर पालिका ने बजट और संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर इस आदेश को चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना प्रशासन का कानूनी कर्तव्य है और कोई भी नगर पालिका फंड की कमी का बहाना बनाकर अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 133
के तहत मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि वह प्रशासन को जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर गंदगी हटाने के लिए मजबूर करे। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है सेक्शन 133 और 152 के तहत। ठीक है, फिर दूसरा केस है डॉक्टर अजय सिंह रावत बनाम भारत संघ, 1995 का केस है ये। इस मामले में याचिकाकर्ता ने नैनीताल की प्रसिद्ध झील के गिरते स्तर और बढ़ते प्रदूषण को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झील में कचरा फेंका जा रहा था, अवैध निर्माण हो रहे थे और वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से बिगड़ रहा था, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर, पर्यटन पर बुरा असर पड़ रहा था। कोर्ट का निर्णय, न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने रतलाम नगर पालिका केस के सिद्धांत को दोहराते हुए जिला प्रशासन और नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि झील में किसी भी प्रकार की गंदगी न डाली जाए, झील के आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए। प्रदूषण को रोकना केवल एक प्रशासनिक काम नहीं बल्कि जनता के प्रति एक संवैधानिक दायित्व है। ठीक है, पहला केस था नगर पालिका से संबंधित और दूसरा केस था नैनीताल की प्रसिद्ध झील से संबंधित। ठीक है, फिर इसके बाद प्रशासन यह नहीं कह सकता कि उसके पास संसाधन नहीं है, पर्यावरण की रक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रशासन बहाने नहीं बना सकता कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है या फिर संसाधन नहीं है, फिर काम करने वाले लोग नहीं है, उसको ये करना ही होगा। फिर है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में भारतीय वन अधिनियम 1927 जहां हमारे प्राकृतिक फेफड़ों, जंगलों की रक्षा करता है और उल्लंघनकर्ताओं को जेल भेजता है, वहीं सीआरपीसी की धारा 133 और 152 समाज में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ एक सक्रिय रक्षा कवच प्रदान करती है। यद्यपि आज हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जैसे निकाय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स 2010 में ये आया था, ठीक है, जैसे निकाय हैं, फिर भी धारा 133 की महत्वता कम नहीं हुई। यह धारा प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार को हकीकत में बदलने का सबसे सरल और प्रभावशाली कानूनी रास्ता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन पर्यावरण वन अधिनियम से संबंधित। इसमें एक ही सेक्शन है जिस पर ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले था सीआरपीसी में 133 और अभी है 152। दो केस हैं, दोनों केस लिखने हैं आपको, दोनों केस अच्छे से याद कर लेना। और ये है, फिर है इसके कीवर्ड्स, जिसमें पहले है प्रस्तावना, पर्यावरण प्लस मानव जीवन। मानव जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना अति आवश्यक है और जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। और ये एक्ट है फॉरेस्ट एक्ट 1927 और सीआरपीसी की धारा 133 जो मजिस्ट्रेट को पावर देती है कि वो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर उनको सजा दे। भारतीय वन अधिनियम 1927 उल्लंघन व सजा, इसमें उल्लंघन और सजा बताई हुई है। आरक्षित वन जो धारा 26 है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पेड़ में आग वन में आग लगाता है, पेड़ काटता है, अतिक्रमण करता है, शिकार करता है तो उसे 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और कुछ राज्य ने संशोधन करके इसे 2 वर्ष की सजा कर दी है और इसमें जुर्माना किया है 5000। ठीक है, फिर है संरक्षित वन, आरक्षित वन और संरक्षित वन। जो आरक्षित वन होते हैं उन पे पूरा कंट्रोल होता है सरकार का, और जो होते हैं इसमें कुछ कंट्रोल वो दे सकती है जनता को। नियम उल्लंघन और पेड़ काटना और चराई, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनको चराने के लिए लेके जाते हैं ना जंगल में, वो सजा 6 महीने और 500 रुपए का जुर्माना। ठीक है, फिर है जब्ती, धारा 52 जो
व्यक्ति वन में चोरी करने के उद्देश्य से जाएगा या फिर कुछ भी अतिक्रमण करेगा तो उसके जो औजार हैं, वाहन हैं, पशु हैं, उन सबको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर धारा 133 सीआरपीसी और बीएनएस की 152 पर्यावरण हथियार के बारे में बताया है कि मजिस्ट्रेट के पास शक्ति है कि जो पब्लिक न्यूसेंस फैलाता है वो उसको आदेश दे सकती है सफाई करने का भी और उस उद्योग को या फिर उसके कार्य को बंद करने का भी। कार्य क्षेत्र, गंदगी, हानिकारक व्यापार, जहरीली गैस और ध्वनि प्रदूषण, ऐसी कोई चीजें फैलती हैं तो इनको बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। हथियार के रूप में शीघ्र राहत, इसके अंतर्गत शीघ्र राहत दी जाती है। अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो मजिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सकता है, अनिवार्य आदेश दे सकता है। ठीक है। उपयोग, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अगर कोई भी इन सबको नुकसान पहुंचाता है तो उसे बंद करने का आदेश, साफ सफाई करने का आदेश, उनको खत्म करने का आदेश दिया जा सकता है। फिर है इसमें केस, रतलाम म्यूनिसिपालिटी केस, नगर पालिका 1980 का केस है जिसमें कहा गया था कि गंदगी को सफाई करें, लेकिन नगर पालिका ने कहा कि उनके पास धन की कमी है, पर्याप्त धन नहीं है या फिर पर्याप्त उनके पास साधन नहीं है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप ऐसे बहाने नहीं बना सकते, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये कार्य करने होंगे, आप फंड का बहाना नहीं बना सकते। ठीक है। फिर इसके बाद है अजय सिंह रावत का केस 1995 का, जिसमें नैनीताल झील से संबंधित बात कही गई थी कि जो झील है उसमें अननेसेसरी कचरा डाला जा रहा है, वहाँ की जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने बहाने बनाए थे कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है उन कार्य को करने के लिए। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए कि वो ऐसे बहाने नहीं बना सकती, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको ये कार्य करने होंगे। ठीक है। ये था क्वेश्चन। भारतीय वन अधिनियम से रिलेटेड कि अगर कोई उल्लंघन करता है, इन अधिनियम को नहीं मानता है, वन के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, मतलब वन मतलब जंगलों के साथ, जंगल में कोई उत्पाद करता है, आग लगाता है, तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।